अपने लास्ट वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। देखिए, वैद्युत फ्लक्स को वहाँ हमने पढ़ा था कि फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये देखिए, आप पढ़ा बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप लोग को आगे बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े, ठीक है। उससे चीज़ें ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले को हम डिस्कस करने के लिए जो वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं वो असमान वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है। असमान या फिर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले या मतलब फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले इसका डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, उसका आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, तो वैद्युत फ्लक्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन परिभाषा याद दिलाऊं तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है और उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने असमान वैद्युत क्षेत्र कंसिडर किया है। तो जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, और जहाँ पे बल रेखाएं परस्पर दूर दूर है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने वैद्युत क्षेत्र को असमान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, तो अब मैं इस पर एक काल्पनिक पृष्ठ कंसिडर कर रही हूँ। देखिए, जिसका क्षेत्रफल a है, ठीक है। इस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और अब इस काल्पनिक पृष्ठ में भी एक छोटा सा अवयव ले रही हूँ। देखिए, पृष्ठ अवयव ले रही हूँ जिसको मैं इस तरीके से दिखा दे रही हूँ। देखिए, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ अवयव ले लिया जिसका क्षेत्रफल dA है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो पृष्ठ अवयव या जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसकी दिशा हम इस क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब के द्वारा, देखिए, ये देखिए अभिलंब के द्वारा, ये जो है ये इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये dA वेक्टर हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, ठीक है ना। तो अब चूंकि E भी एक सदिश राशि तो उसकी भी हमने दिशा प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो उसकी दिशा हम ये जो वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव ले रखा है छोटा सा पार्ट, ये इतना छोटा है कि इसमें प्रत्येक स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। पूरे क्षेत्रफल काल्पनिक पृष्ठ के लिए तो जो वैद्युत क्षेत्र है असमान वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट ले रखा है, पृष्ठ अवयव ले रखा है, क्षेत्रफल अवयव ले रखा है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो लगभग एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर से जो हमको वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है, देखिए, जिसको मैं डी फाई से प्रदर्शित करूँगी, यह होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का अदिश गुणन, इसको हम अदिश गुणन कहते हैं, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, ठीक है, अदिश गुणन। और देखिए, अदिश गुणन में जो हमको राशि मिलती है वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। दो प्रकार के हमने गुणा पढ़े थे, सदिश गुणन और अदिश गुणन। तो अदिश गुणन से जो हमको राशि मिलती है अदिश राशि, तो यहाँ पर से भी प्रूफ हो जा रहा है, देखिए, कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में रखा भी था। और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो वैद्युत फ्लक्स का जो संकेत है वो मैंने फाई कहा था, लेकिन यहाँ पर मैं डी फाई ले रही हूँ। तो ये आप लोग याद कीजिए कि डी फाई मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ अवयव ले रही हूँ। तो उसके लिए जो इस छोटे से पृष्ठ अवयव के लिए जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई ही है, ठीक है। देखिए, अब फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इस पृष्ठ अवयव से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। लेकिन हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अब हम ये इस डायग्राम के द्वारा ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया। हालांकि एक बात तो यहाँ पर से पता चल जा रही है हमको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमको अदिश राशि मिलती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हमको ये ध्यान ना रहे तो जनरली सदिशों को दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं ना, एक ए क्रॉस बी और एक ए डॉट बी, ठीक है। एक से हमको ए बी साइन थीटा मिलता है, एक से ए बी कॉस थीटा, तो ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको हल्का सा सदिशों का गुणन भी रिवाइज कराने की कोशिश की है। तो देखिए, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं और वहाँ से हम ये फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण जो है वो थीटा है, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो हम इसको इसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस साइड कोण बन रहा है तो ये वाला जो क्षैतिज घटक होगा जिसका मान हो जाएगा ई कॉस थीटा, और साथ ही साथ लंबवत घटक हो जाएगा ई
साइन थीटा। ये भी कोई नई चीज़ नहीं बता रही, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, देखिए ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, ये सपोज ई है, तो इसका 36 घटक हो जाएगा जिसके साथ ये कोण बना रहा है। देखिए ये वाला 36 घटक हो जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसके लंबवत जो घटक होगा वो हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसी का यूज करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है उसको मैंने उसके 36 तथा लंबवत घटकों में वियोजित कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्योंकि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र के तो दो मान आ गए ना, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, तो कौन सा मान है जो हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में हेल्प करेगा। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे इस सरफेस और इस वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा इस चीज़ को समझाऊं, देखिए जो मेरा 36 घटक है वो इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से, ये अभिलंब है और इसी पे हमारा 36 घटक ई कॉस थीटा है। ठीक है, तो 36 घटक के लिए आप देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो इसके लंबवत है, मतलब इससे वैद्युत रेखाएं पास होंगी। ठीक है, इस सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी। ठीक है, ई कॉस थीटा के लिए इसका मतलब अगर वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी तो इस कंपोनेंट के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। लेकिन जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है वो देखिए इस तरीके से है, ये हमारा अभिलंब है और देखिएगा ये मैं सरफेस ले रही हूँ और ये इसका अभिलंब है और इसके पैरेलल इस तरीके से हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो ये तो कभी ऐसे क्रॉस करके तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके कारण कोई भी बल रेखा इस सरफेस से पास होंगी नहीं। ठीक है, अतः जो वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने में हमारी हेल्प करेगा वो केवल और केवल ई कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी फाई इक्वल टू आ जाएगा डी ए इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई का मान हो जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले में ए की जगह ई रख दूँगी और बी की जगह डी ए रख दूँगी, आप लोग देख के भी रखना, देखना, तो देखिए ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं इसकी जगह सीधे सीधे ई डॉट डी ए लिख सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए यही फॉर्मूला निकल आया। अब देखिए ये तो हमने एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, लेकिन अब तो हमको पूरे काल्पनिक पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो इस काल्पनिक पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे से क्षेत्रफल अवयव में डिवाइड कर दें और उन सब के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करके उसको ऐड कर दें, लेकिन ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो क्यों ना हमने इस काल्पनिक पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया है इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, तो देखिए तो फाई होगा जो पूरे काल्पनिक पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन का साइन होता है ये डी फाई ई। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करके तो फाई ई आ गया। अब देखिए इसको मैं ई डी ए कॉस थीटा में तोड़ दे रही हूँ, देखिए तो ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए डी ए का मतलब है कि जो समाकलन होगा वो डी ए के सापेक्ष होगा ना, तो ई और कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो जाएंगे उस केस में, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका ई और कॉस थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो ये इसके अंदर रहेगा डी ए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे से डी ए को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने छोटे छोटे से डी ए में डिवाइड कर दिया और उनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो हमको पूरा इस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि ए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाई इक्वल टू लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो यही क्या है, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, और यदि हम इस काल्पनिक पृष्ठ की जगह कोई बंद पृष्ठ लें, जैसे वायु में भरा हुआ गुब्बारा, तो उस केस में यदि हम लोग देखें, मैं इसी फॉर्मूले को लिख रही हूँ, उस केस में अगर हम छोटे से पार्ट के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, या देखिए बंद पृष्ठ के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो फाई होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे जिसका साइन ये है, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी कि वैद्युत फ्लक्स किस स्थिति में पॉजिटिव होगा और किस स्थिति में नेगेटिव होगा। देखिए यदि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों, ठीक है, तो इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और यदि बल रेखाएं काल्पनिक पृष्ठ से बाहर आ रही हैं तो इस केस में जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई
ये धनात्मक होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख भी देती हूँ। तो देखिए ये मैंने लिख भी दिया कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स फाई धनात्मक होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख भी सकते हैं, ये कोई हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और ये इससे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो होंगी धनात्मक होंगी और जो प्रवेश कर रही है वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता भी रखा है। तो अब देखिए वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद हम इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। ठीक है, देखिए ये कंडीशन कैसी है, ये हमारे पास समतल पृष्ठ है और ये इसकी बल रेखा है। ठीक है, और जो हमने थीटा डिस्कस किया था वो क्या था, कोण था। देखिए, तो अगर ये ई है, ये देखिए ये समतल पृष्ठ है और ये इस पर खींचा गया अभिलंब है। ठीक है, इसके लंबवत, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, तो इसके बीच का कोण, जो ये वाला कोण है थीटा, यदि ये 0 डिग्री होगा मतलब कि ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये स्थिति आ जाएगी कि इन दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। मैंने यहाँ पे सीधे कर रखा है, देखिए cos 0 इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का, उसमें हमने लिख दिया फाई इक्वल टू ई ए cos 0 का मान 1 होता है। तो इस केस में हमको वैद्युत फ्लक्स फाई का मान मिल जाएगा ई ए। ठीक है, कब, जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है। देखिए ये वाली कंडीशन बन रही है, ये समतल पृष्ठ है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से। ठीक है, तो जो थीटा हमारा कोण था इस तरीके से था जब वैद्युत क्षेत्र, तो अब थीटा ये हो गया 0। ठीक है, तो मतलब अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, मतलब अब कंडीशन ऐसी है, समतल पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं थीटा क्या है, इस पर खींचा गया अभिलंब और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा देखिए इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यदि हो गया तब cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए, तो फाई इक्वल टू ई ए cos 90, तो cos 90 का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ से फाई का मान 0 हो गया। इस केस में हमको कोई भी फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया, देखिए ये हमारा क्या है, कोई भी समतल है। ठीक है, और इसकी दिशा अगर मैं प्रदर्शित करूँगी तो इस तरीके से दिखा दूँगी। ये देखिए डी ए की दिशा हो गई। ठीक है, ए वेक्टर। ठीक है, और ये वैद्युत बल रेखा है इसके पैरेलल। ये देखिए, तो जो कोण है ना, ये डी ए तथा ई के बीच का कोण, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कह दिया। और इस केस में हमको वैद्युत फ्लक्स प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब समतल और बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो कोई भी बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरेगी नहीं, तो हमको वैद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो हमने तीसरा कारक पढ़ा था जिसपे कि वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है कि जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है उसके अभिविन्यास पे, तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे इसका अभिविन्यास चेंज हो रहा है इसके सापेक्ष, वैसे वैसे फ्लक्स का मान भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, बढ़िया करके पढ़िएगा। थैंक यू।